क्वेश्चन में आपको एक नेटवर्क गिवन है और वो नेटवर्क ऐसा है जैसे कि आपने बना दिया एक क्यूब। हाँ, मतलब आपने देखा इस क्वेश्चन को। है सिमेट्री वाले इसमें नॉन सिमेट्री भी आ जाती है। हैं? हाँ हाँ हाँ। एक क्यूब है, एक स्केलेटन बना दिया गया क्यूब की शेप में, और वर्ड स्केलेटन ही लिखा हुआ आया था एग्जाम में भी। क्यूब बना दिया एक रेजिस्टेंस से, मतलब क्यूब के किनारे हैं ये, एज है क्यूब के। क्यूब की 12 साइड्स होती हैं, 12 साइड होती है क्यूब की। तो 12 की 12 जो साइड है उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल रेजिस्टेंस है, आर ओम ईच। ठीक है, क्यूब का नाम लिख लेते हैं हम, ए बी, ये पॉइंट को मैंने सी लिखा, ये पॉइंट को डी लिखा, ई तो आएगा नहीं, एफ, ये पॉइंट जी, ये पॉइंट एच, आई भी नहीं लिख सकते हम, जे भी नहीं लिख सकते, के लिख लेते हैं इसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायगनली अपोजिट टू पॉइंट्स। डायगनली अपोजिट, हाँ, बॉडी डायगनली, हाँ पूरा मतलब बॉडी डायगनली। सही कह रहे हो, फेस डायगनली तो ये ए और सी तो एक फेस के डायगनली अपोजिट पॉइंट है, लेकिन पूरे क्यूब के डायगनली अपोजिट ए और जी, ए और एच है, इधर से के और बी है, इधर से डी और जी है। ठीक है, इसमें से कोई से भी दो डायगनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में लेना है। हमने कहा ए और एच के बीच में लेना है। ए और एच के बीच में ये इफेक्टिवली कितना रेजिस्टेंस काम करेगा इसका, जबकि इन 12 के 12 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, आर 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 स्मॉल आर ईच। स्मॉल आर यहां मैंने वैसे ही लिख दिया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सोर्स नहीं है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर की वैल्यू लिख दी हमने। अब इसके लिए क्या करना है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में आप एक सोर्स लगा लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में तो आया हुआ है डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, लेकिन इससे ऊपर भी आ सकता है बोर्ड में। तो बोर्ड में तो खैर ये भी आने के चांस नहीं है, अब खत्म हुआ जमाना वो जब सोचने समझने वाले क्वेश्चन आया करते थे, अब तो खत्म हुआ वो टाइम। इन दोनों पॉइंट्स के अपोजिट भी आ सकता है हायर लेवल पर कंपटीशन में, फेस अपोजिट पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में भी आ सकता है, और ऐसा भी आ सकता है कि ए और बी के बीच आपको फाइंड करना है और यहां से इसे हटा दिया जाए, ए और बी के बीच का हटा दिया जाए। तरीका सबका एक सही है, तो हम वो कर लेते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है, जिसके हालांकि अब कभी भी बोर्ड में आने के चांस नहीं है। डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में
हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना, अगर ए और सी के बीच फाइंड करना तो इस बैटरी को हम ए और सी के बीच लगा लेते हैं, अगर ए और बी के बीच फाइंड करना तो इस बैटरी को हम ए और बी के बीच लगा लेते हैं। ठीक है, इस बैटरी का ईएमएफ है कितना, ई, करेक्ट, समझेगा। अब जरा देखें ध्यान से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज चलता है, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है एक्सटर्नल सर्किट में, बॉडी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलती है, सर्किट में होते हुए बैटरी के टर्मिनल में निगेटिव में वापस आ जाती है। बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट एच पर चार तार आपस में मिल रहे हैं, पॉइंट एच पर चार तार आपस में मिल रहे हैं। एक वायर तो ऐसा है जो बैटरी में करंट लेकर जा रहा है, और तीन वायर ऐसे हैं जो बैटरी जो एच की तरफ करंट ला रहे हैं। कहां से आ रही है करंट, एच की तरफ करंट आ रही है के से, एच की तरफ करंट आ रही है कहां से, सी से, एच की तरफ करंट आ रही है कहां से, जी से। अगर इसमें से हर एक करंट को मैं आई कह दूं, हर एक करंट को मैं आई कह दूं, तो एच की तरफ से एच से दूर जाने वाली कितनी करंट होगी टोटल, ये के से एच की तरफ करंट आई, सी से एच की तरफ करंट चल रही है आई, जी से एच की तरफ करंट चल रही है आई। तो फिर एच से कितनी करंट दूर जाएगी, 3i। सिंपल सी बात है, किसी भी जंक्शन की तरफ कुल मिलाकर जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट दूर जाएगी। थोड़ा सा घपला हो जाएगा। अच्छा, सी से एच की तरफ करंट है आई, अगर आप पीछे पहुंचे सी पर, तो फिर देखना जरा ध्यान से, एक करंट तो डी से सी की तरफ आ रही होगी, एक करंट डी से बी से सी की तरफ आ रही होगी, तो यहां पर भी दो करंट है। अगर मैं इस करंट को आई कह दूं और बी से सी की तरफ डायरेक्शन में जो करंट आ रही चल रही है इसे मैं आई कह दूं, तो अब सी से दूर कितनी जा रही होगी, सी से दूर कितनी जा रही होगी, सी की तरफ आने वाली करंट है आई, सी की तरफ आने वाली करंट है आई, दो बार आई, तो सी से दूर जाने वाली करंट 2i। सिंपल सी बात है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो इसका मतलब मुझे इसको आई ना लिख के 2i लिखना पड़ेगा, और इसी तरह इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, 2i, और इसे भी क्या लिखना पड़ेगा, 2i लिखना पड़ेगा। और यहां पर देखिए के पर फिर से दो करंट है, कितनी करंट है, आई, और पीछे से कितनी करंट है, आई। अच्छा, ये सवाल पैदा होता है कि हम हर तरफ करंट बराबर ही क्यों ले रहे हैं, ऐसा कैसे पता कि यहां से ये करंट हो सकता है आई से कुछ कम हो, आई से कुछ ज्यादा हो। इसका रीजन ये है कि हमारा ये सर्किट पूरा सिमेट्रिकल बना हुआ है। सिमेट्रिकल जैसा, देखिए ध्यान से, आप एच से के पर पहुंचे, एच से सी पर पहुंचे, तो जैसा सर्किट के पीछे है वैसा ही सर्किट बिल्कुल सी के पीछे है। तो इसका मतलब के से एच की तरफ जाने वाली करंट और सी से एच की तरफ जाने वाली करंट एक सी है, और सेम वही सर्किट की कंडीशन कहां है, जी के पीछे बन रही है। तो इसका मतलब जी से एच की तरफ, सी से एच की तरफ और के से एच की तरफ जाने वाली सारी करंट एक जैसी, वॉट एवर दिस इट, चाहे वो आई है या 2i है, जो भी है। अगर आप सी देखें तो जैसा सर्किट सी के पीछे है ऐसा ही सर्किट एग्जैक्टली के पीछे है, और ऐसा ही सर्किट इस जी के पीछे भी है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है सर तरफ। तो जितनी करंट आ रही होगी डी से बी से सी की तरफ, एग्जैक्टली उतनी करंट आ रही होगी एफ से और बी से किसकी तरफ, जी की तरफ। तो इसलिए सारी करंट सेम हो गई। अब देखना जरा, आई आई के से जाने वाली करंट 2i, हो गई बात सही, किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। बी से सी की तरफ आई, डी से बी की तरफ, डी से सी की तरफ आई, और दोनों मिलकर के सी से दूर जाने वाली करंट 2i। इसी तरह बी से जी की तरफ चलने वाली करंट आई, एफ से जी की तरफ चलने वाली करंट आई, ठीक है, और जी से दूर जाने वाली करंट कितनी है, ये 2i। हो गया बात सही। अब जरा यहां देखें तो, अब ए से डी, अब डी पर पहुंचकर अगर आप देखें तो डी पर करंट का दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, डी पर करंट डी से के की तरफ आई है और डी से सी की तरफ भी आई है। तो इसका मतलब डी की तरफ आने वाली कुल करंट कितनी होनी चाहिए, 2i।
अगर आप यहां देखें एफ पर, तो एफ से जी की तरफ जाने वाली करंट है आई, और एफ से आई की तरफ जाने वाली करंट है आई, तो फिर एफ की तरफ आने वाली करंट भी कितनी होनी चाहिए? 2i होनी चाहिए। ये करंट हो गई आपकी 2i। ठीक है, बी बी पर देखें, बी से जी की तरफ जाने वाली करंट है आई, बी से सी की तरफ जाने वाली करंट है आई, तो इसका मतलब बी की तरफ आने वाली करंट भी कितनी होनी चाहिए? 2i। पॉइंट ए पर अगर आप देखें ध्यान से, पॉइंट ए से तीन अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा रही है। ए से डी की तरफ जा रही है 2i, ए से एफ की तरफ जा रही है 2i, ए से बी की तरफ जा रही है 2i, तो मतलब ए की तरफ कितनी करंट होनी चाहिए? 6i। सेल से कुल मिलाकर करंट चल रही है 6i। जरा यहां देखें हम, एच की तरफ, के की तरफ से एच तक करंट आ रही है 2i, सी की तरफ से एच तक करंट आ रही है 2i, और जी की तरफ से एच तक करंट आ रही है 2i, तो एच से कितनी दूर करंट कितनी जानी चाहिए? 6i जानी चाहिए। बात सारी सही हो गई। अगर कहीं भी गड़बड़ हो गई ना, तो सेल से चलने वाली करंट और सेल की तरफ आने वाली करंट गलत हो जाएगी। अगर ये दोनों आपकी अपने आप ठीक आ गई बाई डिफॉल्ट, तो इसका मतलब आपने पूरे नेटवर्क में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दिया। पूरे नेटवर्क में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दिया आपने? सही कर दिया। और अगर सेल से चलने वाली करंट और सेल की तरफ आने वाली करंट मिलकर के दोनों अगर ये अनइक्वल है, कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो, तो आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन में यह गड़बड़ कर रखी है कहीं ना कहीं। क्लियर हो इतनी बात? समझे? अगर कभी कोई नया क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है। जिसने शुरुआत यहां से कर ली सेल से करंट लेकर के, तो फंस जाएगा क्वेश्चन में। फिर उसे आगे समझ में नहीं आएगा कौन सी करंट कहाँ ले जाऊं। ये तो सिंपलेस्ट केस है, जब तक सब तरफ अगर आपने ए और बी सी के बीच में निकाला होता, तो अब करंट इक्वल नहीं होती। अगर आप ए और बी के बीच निकालते, तो करंट इक्वल नहीं होती, ए सिमेट्रिकल बन जाएगा पूरा का पूरा वो। लेकिन मेथड फॉलो करेंगे, सब हो जाएगा अपने आप। अब हमने क्या काम किया? हमने काम किया, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, ए एंड एच बी कैपिटल आर। हमने कहा कि इस ए और एच के बीच में कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? आर। एक्चुअली इस आर को ही हमें कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने अपनी तरफ से माना कि ए और एच के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अगर आपको कैपिटल आर यहां दे रखा हो, तो ये कैपिटल आर की बजाय आर डैश मान लेना, कुछ और मान लेना। ठीक है, चलो सारे झंझट हमने हटा दिया। ये सारा झंझट यहां से हटा दिया। हमने कहा कि जी इनके बीच में जो भी, जैसे भी जो कुछ भी हो रहा है, वो कैपिटल आर इक्विवेलेंट कुल मिलाकर के कैपिटल आर की तरह काम कर रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बनाने लगूं, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? कैपिटल आर, करंट कितनी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस देने पर आपकी करंट भी सेम करंट चले। और ये कितना है आपका? ई है ये। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा आपका? 6i इज इक्वल टू कैपिटल ई बाय कैपिटल आर, है ना? कुल मिलाकर रेजिस्टेंस, करंट इज इक्वल टू सोर्स जितना भी ईएमएफ है डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, जितना भी रेजिस्टेंस बन रहा है। कितना रेजिस्टेंस कह दिया आपने इसको? आर बन रहा है। ठीक है, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आ गया। और एक्चुअली ये आर ही हमें कॉपी कर कैलकुलेट करना है। अब आ जाओ, कोई सा भी एक लूप ले लो, कोई सा भी एक लूप ले लीजिए जिसमें ये ई आ जाए। कोई भी एक लूप ले लीजिए जिसमें कि ये सेल जरूर आ जाए, जो आपने सोर्स अपनी तरफ से चपेका है ये जरूर आ जाए। कौन से ले ले बताओ? ए बी जी एच ए, है ना? ठीक रहेगा। किनारे किनारे चलते हैं, बीच में जाने झंझट में पड़ना नहीं। किनारे किनारे चल के वापस आ जाते हैं बस, है ना? तो लूप यहां हमारा बना ए बी जी एच ए।
कंसिडर लूप ए बी जी एच ए। ओके, इस पूरे लूप में जब आप घूमे तो केवल आपको एक ही ईएमएफ मिल रहा है ई। तो क्या लिखा आपने, यहां लिखा ई इज इक्वल्स टू, अब ए से बी पर पहुंचे आप, रेजिस्टेंस है कितना, स्मॉल आर, करंट कितनी है, और क्योंकि आप करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस 2i इंटू आर। जब आप करंट लिखें इस पूरे सर्किट में या इक्वेशन में तो प्लीज प्लस माइनस लगाने में कंजूसी ना करें। जहां प्लस आ रहा है वहां लगा दो, लगा दो, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा कि प्लस आना था या माइनस आना था, क्या करना था। फिर आप गए बी से जी पर गए, करंट कितनी है आई, रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, क्योंकि करंट की ही डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो प्लस आई इंटू स्मॉल आर। उसके बाद आप गए कहां से कहां, जी से एच की तरफ गए, रास्ते में रेजिस्टेंस पड़ा आर और करंट कितनी है इसमें, और क्योंकि आप करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस 2i इंटू आर। अब क्या बन गया देखना जरा, E इज इक्वल्स टू बन गया आपका 5i इंटू आर। ओके, तो यहां से आपका I इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, E बाई 5r, और I की ये वैल्यू उठा करके कहाँ रख दो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप इसका I की वैल्यू। तो क्या बना 6 इंटू E बाय 5r इज इक्वल टू E बाय कैपिटल R। E तो खत्म हो गया आपका है, कैपिटल आर अभी तो चाहिए आपको, मैं कैपिटल आर को यहाँ उठा कर इधर ले जाता हूँ तो आर इज इक्वल टू कितना बना 5r बाय 6 ओम। ये मिलाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, किस किस के बीच में आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और एच के बीच में आ गया।